हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हमारी क्लास 10th की जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम का हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इसका 4th लेक्चर और लास्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो आप सबके डाउट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि ये कैसे आप डिस्प्लेस कर पा रहे हो एलिमेंट्स को। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो कोई पार्ट नहीं होगा, लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका बहुत पार्ट होगा। तो मैं अलग से एक रिएक्टिविटी सीरीज की भी आपको एक वीडियो डाल दूंगा, उसको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर के अपने लास्ट वीडियो करते हैं और 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करते हैं और हमेशा की तरह आपको एक आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। कौन कौन सी क्या है इनकरेक्ट है, कौन कौन सी क्या है इनकरेक्ट है। तो दोस्तों, हमसे क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लेड लिख दिया भाई, मैंने लिख दिया लेड। अगर लेड को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है भाई, इसका यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि जो लेड है वो क्या हो गई भाई, ऑक्सीडाइज्ड हो गई है। लेकिन अभी भी मैं इस रिएक्शन को अगर उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगी। किस फॉर्म में आ जाएगी, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब आप छोटी सी चीज़ से देख सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट को भाई ऑक्सीजन मिल गई है तो वो क्या हो गई, ऑक्सीडाइज्ड हो गई, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। अगर ऑक्सीजन निकल गई है तो क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया, यानी कि वो चीज़ रिड्यूस्ड हो गई है। अब हम हमने ऑप्शन देखेंगे, ये पूछ रखा कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं पूछ रखा, हमसे पूछ रखा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। पहला हम देखेंगे, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड कहाँ है जी, लेड रिड्यूस्ड हुई है ना, इसको तो ऑक्सीजन मिली है, यानी कि क्या हुआ भाई, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है वो टिक हो जाएगा, क्योंकि मैं इनकरेक्ट बताने हैं, इनकरेक्ट कौन सा है। अच्छा, अब कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुई है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीडाइज किसी को दिख रही है, ना जी, ये क्या हुई है, यहाँ रिड्यूस्ड हुई है। क्या हुई है, रिड्यूस्ड हुई है। तो ये स्टेटमेंट में हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल ऑक्सीडाइज हुई है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड कहाँ है, लेड ऑक्साइड क्या है भाई, रिड्यूस्ड हो रही है, बिल्कुल सही बात है ये भी। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या बताना था, हमें इनकरेक्ट आंसर बताना था। इस हिसाब से हमारा क्या सही है, ए और बी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि भाई आप ये बताइए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात करें तो दो जो कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे H2 प्लस में O2 है, ये दोनों कंबाइन हो गए भाई, तो क्या बन जाएगा, H2O का फॉर्मेशन करेंगे। ये तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अच्छा डिकम्पोजिशन बता देते हैं, बिल्कुल सेम है इसके जैसा। अगर H2O अगर टूट गया है किसमें, H2 और O2 के अंदर, H2 और O2 के अंदर, तो क्या हो जाएगा भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक एलिमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक एलिमेंट का क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं किसी चीज़ का, हमारे जो क्वेश्चन दे रखा है उसका एग्जांपल देते हैं, Fe2O3 और 2Ai। यहाँ पर क्या हो रहा है, Ai के पास क्या चला जाएगा, O3 आ जाएगा, और Fe क्या है, यहाँ पर अकेला रह जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, यहाँ O3 तो जा रहा है किसके पास, Ai के पास, और Fe क्या हो रहा है, अलग से निकल गया है। जब रिएक्टिविटी सीरीज करवाऊंगा तो ये पता चल जाएगा भी कैसे ये हो रहा है। अभी आपको अगर जानना हो तो आप नोट कर सकते हैं कि पहले क्या आएगा, पोटाशियम आएगा, ठीक है, फिर सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, ठीक है। अपना आ गया कोई सा, अपना एल्यूमिनियम आ गया, देखो अब देख नोट करते जाना है, ये आ गया Fe। तो इन दोनों में से कौन रिएक्टिव है भाई, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन रिएक्टिव भाई, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी कारण क्या हुआ, ये ऑक्सीजन को लेकर चला गया। ये हमारी क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भाई बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, दो एलिमेंट्स का क्या होगा,
मूवमेंट होगा। कितना होगा, 2 एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। जब हम लेक्चर करेंगे आगे तो इसको हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई क्या करना है हमें, HCl के अंदर क्या ऐड करना है, HCl के अंदर FeCl2 को ऐड करना है। FeCl2 को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ रिएक्शन दी हुई होगी, देखिए। अच्छा, Fe को ऐड करना है, हमें किसको ऐड करना है, Fe को ऐड करना है। देखिए वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर कि हाइड्रोजन गैस किसके साथ मिला दी गई है, आयरन क्लोराइड के साथ, आयरन के साथ मिला दी गई है। क्या हुआ है, HCl को हमने आयरन के साथ मिला दिया है और किसका फॉर्मेशन हुआ है, आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है और H2 गैस है वो निकल गई है। अच्छा, ये रिएक्शन के बारे में पूछे भाई ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। H निकल गया, ठीक है, और Cl क्या हो गया, Fe के साथ जाके जुड़ गया। अगर इसके बारे में कोई पूछे तो ये भी कौन सी रिएक्शन भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों साइड क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर 2 एटम दे रखे हैं, यहाँ पर 2 एटम दे रखे हैं, तो वहाँ पर भी भाई क्या होना चाहिए, 2 और 2 एटम ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मान लो 2 कार्बन का है या 2 ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पर भी कार्बन के 2 होना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए। बैलेंस क्यों करना जरूरी है भाई, क्योंकि इसको हम क्या करें, ये क्या है, किसके ऊपर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के ऊपर डिपेंड है। जिसका मतलब क्या होता है भाई कि जब रिएक्शन से क्या बनती है, प्रोडक्ट बनता है, तो मास क्या रहता है, हमेशा सेम ही रहता है। इसको हम किससे करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको करते हैं। हम अपना एग्जांपल देखें, जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल क्या देखते हैं, सबसे आसान एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर H2 क्या करेगा, O2 के साथ जाके मिल गया है। H2 क्या हुआ, O2 के साथ जाके मिल गया है, क्या बन गया भाई, H2O बन गया है। अब यहाँ कहोगे कि सर H2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 ही रह गया। ठीक है, तो सर दोनों साइड बराबर करो, तो मैं क्या करूँगा, इसको आगे 2 लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन भी हमारा 4 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन क्या है भाई, 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसा है भाई, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस देम। एक लाइन दे रखी है, उस लाइन के ऊपर क्या रखा है कि भाई आप क्या करना है, आपको अपनी केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो पहला कैसा है भाई कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, H2 होती है, किसके साथ कंबाइन हो रही है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई, NH3 का फॉर्मेशन करेंगे, NH3 का फॉर्मेशन करेंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे सर यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर N का देखो 2 है, तो भाई यहाँ पर 2 से कर दो। अब ये हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ पर भाई 3 कर दो। ठीक है, ये बैलेंस है भाई। अगर सिर्फ अनबैलेंस की होती तो हम क्या कहेंगे, हम ऐसा लिख देते, लेकिन अगर हमसे बैलेंस पूछी गई है तो हम ऐसा करके क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन कैसा है भाई, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या देता है, SO2 हमें देता है, क्या देता है हमें, SO2 हमें देता है। देखिए यहाँ देखते हैं हम, H2S प्लस में O2 हमें क्या दे रहा है, H2S दिख रहा है। फिर आप वही कहेंगे, ठीक है, अच्छा गलत लिख दिया हमने, डोंट रखिए, यहाँ क्या रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड O2 के साथ मिला होगा तो क्या देगा हमें, SO2 हमें देगा। वैसे जनरली ऐसा नहीं होता, साथ में वाटर का ही फॉर्मेशन होगा। अच्छा, वाटर का ही फॉर्मेशन होगा, दे रखा है। अब क्या कह रहा है, इसको बैलेंस करो सर, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 4 कर देंगे, और यहाँ पर SO2 के साथ क्या करेंगे, SO2 को भी डबल कर देंगे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 कर देंगे, ताकि ऑक्सीजन क्या हो जाए, 6 हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस में Al2SO3SO4 रिएक्ट करके क्या बना रहा है भाई,
एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में BaSO4, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अच्छा, ये कोई पूछ ले कि भाई ये कैसी रिएक्शन है, तो भाई ये कौन सी है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके बारे में हमने अब तक आपको नहीं बताया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है भाई, यहाँ दो एलिमेंट मूव करेंगे अपनी जगह से। देखो ये दोनों तो क्या करेंगे, आपस में ऐसे चले जाएंगे, और ये दोनों है ना Cl और Al, ये ऐसे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो जिसके अंदर दो एलिमेंट्स का या मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, आपस में जगह या पोजीशन चेंज होगी, तो उसको हम कहेंगे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो रहा है तो भाई उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या है भाई, पोटाशियम मेटल क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। पोटाशियम मेटल क्या है, पोटाशियम मेटल, ये H2O के साथ क्या हो गया भाई, ये H2O के साथ रिएक्ट हो गया, क्या बनाएगा भाई, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में H2 गैस को बाहर निकालने का काम करेगा। ये क्या है भाई, कोई पूछे तो, इसमें क्या हुआ है, इसमें भी भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, इसमें भी क्या हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। अगली चीज़ हम देखते हैं, अब अपनी जो इक्वेशन है वो बैलेंस करना है। दोस्तों मैं एक बैलेंसिंग इक्वेशन का भी आपको एक मेथड ला के दूंगा, जो उसके अंदर 5 या 6 स्टेप में आप बार बार वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि आपको बैलेंस करना आया गया या नहीं आ गया। इसके लिए मैं जल्दी से ही वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, अगले चैप्टर को शुरू होने से पहले कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। तो दोस्तों ये हमारे बैलेंस करने का इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर पहले तो नंबर चेक करेंगे, कहीं हम ऐसे बैलेंस करने लग जाएँ। भाई यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है 3, तो हम यहाँ नंबर लिख लेंगे सबसे पहले तो। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, और इस तरफ कितने हैं भाई, इस तरफ 2 हैं। अब फिर कितने हैं, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन है 1, और यहाँ कितने हैं भाई, यहाँ नाइट्रोजन है 2, यहाँ नाइट्रोजन है 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं भाई, यहाँ ऑक्सीजन 2 3 5, और यहाँ कितने हैं 6 और 1 7, 6 और 1 7। यहाँ कैल्शियम कितने हैं भाई, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। तो पहले तो एक तो हाइड्रोजन बैलेंस होनी चाहिए, क्या बैलेंस होनी चाहिए भाई, हाइड्रोजन बैलेंस होनी चाहिए। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको इवन नंबर में लेके आएंगे ओड की बजाय। तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 से करेंगे ये 6 बन जाएगा भाई। अब यहाँ 2 से कर रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ 1 था यहाँ 2 था, अच्छा इसको 2 से इधर करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो रहा है यहाँ पर 4, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पर 4 हो गया तो यहाँ पर भी 4 बनाना जरूरी है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन भी देख लेंगे अगर इससे बैलेंस हो रहे हैं तो भाई ऑक्सीजन आ गया, अब आ गया 6 प्लस में 2 यानी कि 8, इस तरफ आ गया ऑक्सीजन 8, इस तरफ कितने हैं 6 और 2 8। हमारी ऑक्सीजन में क्या हो गया भाई, बैलेंस हो रही है। नाइट्रोजन देखते हैं, यहाँ कितने हैं 2, और यहाँ कितने हैं 2, भाई सब कुछ बैलेंस हो गया है, तो हमारी क्या होगी, केमिकल बैलेंस इक्वेशन हो गई है, ठीक है। कैल्शियम हमने क्यों चेक नहीं किया, कैल्शियम पहले से ही बैलेंस है। अगला क्वेश्चन है भाई, हमसे पूछता है किसकी बैलेंस इक्वेशन करके दिखाओ, क्या है NaOH है, H2SO4 है। अब इसके अंदर देखना पड़ेगा कि नंबर कैसे कैसे एडजस्ट हैं। तो इसका नंबर देखिए भाई, नाइट्रोजन कितना है भाई, अच्छा सोडियम कितना है, सोडियम यहाँ 1 है यहाँ 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है, यहाँ भी 5 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, और भी कुछ रह गया जी, सल्फ़र देख लीजिए, यहाँ 1 है यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन बैलेंस है, तो हमें सोडियम बैलेंस करना पड़ेगा भाई। हम सोडियम बैलेंस करने चलेंगे तो ये 2 हो जाएगा, देखिए ठीक है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा, लेकिन हमारी ऑक्सीजन भी कितनी हो जाएगी, 2 + 2 6 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, 2 + 2 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के नंबर भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो गए, ये 4 हो गए और ये 2 हो गए। अब यहाँ पर इतना हो गया है, ऑक्सीजन भी हमें यहाँ पे बैलेंस करनी पड़ेगी, तो हम भाई इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये भी 4 हो गया इस तरफ भी, और ऑक्सीजन क्या हो गया भाई, 4 + 2 6 हो गया। अब देखिए क्या हमारा बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसको भी 2 से कर लीजिए और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखिए
अगला क्वेश्चन है भाई NaCl AgNO3 AgCl NaNO3 क्या होगा भाई, इसको देखने को कहा गया है। नंबर देखो भाई, Na यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, Cl यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, Ag यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, नाइट्रोजन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो भाई इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से क्या है, पहले से ही हमारा बैलेंस्ड है। अगला क्वेश्चन है भाई BaCl2, देखो यहाँ पर भी बेरियम एक है, यहाँ पर भी एक है, नहीं सॉरी यहाँ पर भी एक है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको पहले ही बैलेंस कर दो। ठीक है, इसको पहले ही बैलेंस कर दो। ठीक है, अब क्या हो गया, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन अपना 2 हो गया, यहाँ SO4, यहाँ पर भी SO4, तो बैलेंस करने के आगे कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लगाएंगे HCl के आगे तो हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि राइट द केमिकल बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई इस पर क्या दे दिया, नाम दे दिया, और नाम देने के बाद कह दिया कि भाई इसको बैलेंस करने का काम करो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसी होती है, CaOH ट्वाइस, किस साथ रिएक्ट कर रही है भाई, CO2 के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या बनाएगी भाई, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर बनाने का काम करेंगे। और बैलेंस कैसे करेंगे भाई, इनके नंबर क्या करेंगे, देखकर बैलेंस करेंगे। क्या ये बैलेंस है, 2 कैल्शियम इस तरफ हैं, 2 कैल्शियम इस तरफ हैं, 2 कैल्शियम इस तरफ हैं, कार्बन इस तरफ 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर हैं 6, और यहाँ पर भी कितने हैं भाई, 2 + 2 6 कितने भाई, यहाँ पर भी 6 हैं, ये 4 और 2 6 2 8 है भाई, यहाँ पर भी क्या है भाई, 8 है। और हाइड्रोजन यहाँ कितने, 4, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अगर इनके आगे 2 2 ना लगाते तो क्या बैलेंस थे ये भी देख लो, हमें यहाँ से पता चल जाएगा। भाई कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है भाई। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 2 2 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। भाई इसके आगे अगर 2 2 2 2 भी नहीं लगाते तो ये पहले से क्या है, बैलेंस है, पहले से कैसी थी बेटा, ये बैलेंस थी। अगला हमसे पूछा जा रहा है कि जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है। कैसी रिएक्शन हो रही है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। Zn किससे चला जाएगा, Zn चला जाएगा NO3 के साथ, और क्या रह जाएगा, Ag अकेला रह जाएगा। कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है भाई एल्यूमिनियम अगर कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, AlCl3 बन रहा है, कॉपर अलग रहेगा, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड है और पोटाशियम सल्फेट को आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है भाई, BaCl2 K2SO4 BaSO4 2 KCl। बैलेंस यहाँ पर करके रख रखा है। और अगर इस रिएक्शन के बारे में कोई पूछ रहे तो भाई ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसका पूछ रखा है कि इन सब की बैलेंस बताओ, तो भाई इनको बैलेंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ के नंबर लिख दो। यहाँ भी K1 है, यहाँ पर भी K1 है, यहाँ I2 है, यहाँ पर 1 है, तो भाई इसको बैलेंस करो ना, इसके आगे 2 लगा दो। अब इसके आगे 2 लगाए तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब Ba दोनों तरफ 1 1 है और Br यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो भाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्लस में क्या हो रहा है भाई, ये बैलेंस हो रही हैं। अगला भाई ZnCO3 ZnO प्लस CO2, ये कैसी रिएक्शन है भाई, एक कंपाउंड 2 के अंदर टूट रहा है, एक कंपाउंड किसके अंदर टूट रहा है, 2 के अंदर टूट रहा है, तो भाई क्या बनेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनेगा। क्या बनेगा भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनेगा। H2 अगर Cl2 के हाथ मिक्स हो जाएगा तो क्या बनेगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। और ये क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ये कैसी रिएक्शन है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। जो HCl होता है ना भाई, वो बड़ा ही खतरनाक एसिड होता है, और जैसे मतलब अगर कहीं पर गिर गया स्किन वगैरह पर तो क्या होगा, बहुत ही नुकसान होने की संभावना है, जिससे आपकी स्किन भी जल सकती है। अगला हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके होने पर क्या होती है, हीट बाहर निकलती है। क्या निकलती है भाई,
हीट बाहर निकलती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट क्या आती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। हीट या फिर एनर्जी दोनों कुछ भी बोल सकते हैं हम। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं भाई एंडोथर्मिक के फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस और इवोपोरेशन। और जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी एक्सप्लोजन, कॉन्क्रीट सेटिंग, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। आखिरी क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रेस्पिरेशन इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। रेस्पिरेशन इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है किसका, एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल रेस्पिरेशन भी है। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि एक्सोथर्मिक मतलब जो हमारी रेस्पिरेशन है इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है। भाई साफ सी बात है ना, अगर हीट निकलेगी किसी भी चीज़ के अंदर तो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। इसमें हमने क्या लिखा है, हमें अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है, अपने खाने से मिलती है। और एक खाना किसके जरिए हमारे बॉडी में पचता है, डाइजेशन नाम के एक प्रोसेस के जरिए पचता है। और क्या बनता है, ग्लूकोज नाम का मटेरियल क्या होता है, टूटता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये काम। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। एटीपी कितने बनते हैं भाई, एटीपी लगभग 36 एटीपी बनते हैं। 36 एटीपी बनते हैं, किसमें बनते हैं भाई, ह्यूमन के अंदर बनते हैं 36 एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ये बनते हैं। अगर ये रिएक्शन लिखना हो तो एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे इसको, पहले ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने का काम करता है। अच्छा, अब ये पूछ रखा है भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके अपोजिट है, कम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों है। भाई शुरू में बताया था मैंने कि जैसे मान लीजिए H2 और Cl अगर मिला दिया जाए, ये क्या है भाई, कम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है भाई, कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो क्या बनाएंगे, HCl बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो बैलेंस नहीं है, क्या करेंगे भाई, ऐसे करके बैलेंस कर देंगे, ठीक है। और ये सिंगल क्लोरीन था तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और यही रिएक्शन अगर हम उल्टा कर दें कि एक कंपाउंड से दो एलिमेंट बन रहे हैं एक, तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ये रिएक्शन दे रखे हैं भाई, ये किसके रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे हम देख रहे हैं कि एक जो कंपाउंड है उसके अंदर टूट रहा है, दो एलिमेंट के अंदर टूट रहा है। जिंक कार्बोनेट किस में टूट रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट रहा है। यहाँ जो Hg है वो किसके अंदर टूट रहा है, मरकरी है, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी और किसके अंदर टूट रहा है, ऑक्सीजन के अंदर टूट रहा है। अगला क्वेश्चन है भाई, ये आपका जो 12th क्वेश्चन है ये आपके CBSE के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कौन से एग्जाम में भाई, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो ये 3 तरह के रिएक्शन पूछ रहा है जिससे क्या मिलती है, एनर्जी सप्लाई होती है। अच्छा, पहला, ये सारे टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन की है, तो पहला कौन सा भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये जो क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो पोटाशियम क्लोरेट है, ठीक है, वो किससे रिएक्ट करेंगे, उसको हीट देंगे तो क्या बनाएगा, पोटाशियम क्लोराइड, और क्या बनाएगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करेगा। आप अपना एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा, जिसमें से मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है वही रिएक्शन आपको लिखनी है। एग्जाम्पल आपका कैसा भी हो सकता है। लाइट के जरिए कैसा होता है भाई, AgCl को क्या करते हैं, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर तोड़ देते हैं। भाई आजकल एक मुद्दा चल रहा है, जैसे चाइना का मुद्दा चल रहा है। चाइना में क्या हो रहा है कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कुछ हिस्से बाढ़ से डूब रहे हैं, वो कौन करवा रहा है, चाइना वाले करवा रहे हैं। तो भाई वो क्या करते हैं, AgCl के क्या करते हैं, जो बुलेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, बादलों के ऊपर गिरते हैं। इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल बारिश आती है। तो कई बार बादल फटने का डर इसी कारण होता है। तो भाई ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे दी जाती है भाई, जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा, ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करने का काम करेगा। 13th क्वेश्चन है भाई कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताओ और इनकी रिएक्शन भी लिखो। भाई थ्योरी कितने भी पढ़ लो, आखिरी में आपको क्या लिख के आनी है, एग्जाम्पल जरूर लिखने। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि चाहे थोड़े थोड़े करके सही आप क्या करें, अपने क्वेश्चन को करना शुरू करें, ठीक है। चलिए, अब क्या कह रहा है कि Mg किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसा होगा क्या, तो ऐसा हम रिएक्टिविटी सीरीज देख के बताएंगे। तो हो जाएगा Mg के साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, और H2 क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। अगर रिएक्टिविटी सीरीज से करके देखें तो अपने अब एक को बताया था ना, पहले कौन सा आएगा, पोटाशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, ठीक
ठीक है, मैग्नीशियम आ गया अपना। अब देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखेगा, हाइड्रोजन भी नीचे ही होता है। देखिए आ गया, ठीक है। तो किस नंबर पे आया है, ये लीस्ट है एज कम्पेयर टू Mg। इस कारण क्या हो गया, Mg क्या किया, Cl को लेकर चला गया और H2 को क्या छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आपको देखना पड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा भाई, जो दो एलिमेंट होंगे ना, जो दो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, अपनी जगह बदलेंगे। जैसे K है, यहाँ K है, ये I के साथ चला गया, और जो Ba है ना, ये Br के साथ चला गया, ठीक है। तो ऐसा ये कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, ये क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज के कारण ऐसा कर रहा है। इसके कारण कर रहा है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज के कारण कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछता है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। ये कह रहा है भाई कॉपर मेटल को क्या किया जाए, AgNa के तरीके से रिएक्ट करेंगे तो हम क्या करें, इसको पूरी रिएक्शन क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर बोलेंगे। क्वेश्चन सेम आया है आपके बोर्ड के अंदर, वो क्या कहता है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर की रिएक्शन को बताओ। तो भाई कॉपर के साथ जैसे ही रिएक्ट करोगे AgNO3 को, आपको आपका क्या मिल जाएगा, आपको सिल्वर आपका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसा है भाई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोल सकते हैं भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कई बार बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई रिएक्शन होती है, कैसे होते हैं, छोटे छोटे जो पैलेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो प्रेसिपिटेट होते हैं, सॉलिड होते हैं, जो घुलते नहीं हैं, नॉन सोल्यूबल सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं, नॉन सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है, नॉन सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है। ये रह जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जनरली जो नीचे रहते हैं कई बार उनको साल्ट भी बोल दिया जाता है, वो नीचे बैठे रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल कैसा है भाई, अगर कैडमियम सल्फेट को अगर K2S के साथ पोटासियम सल्फाइड के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा, CDS, और क्या बनेगा, K2SO4 यानी कि पोटासियम सल्फेट बनेगा। ये कैसी रिएक्शन है भाई, दोनों की दोनों ही कैसी हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि बताओ भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। भाई मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको इस लेक्चर का यही बताया था कि मान लीजिए ये हमें Pb दे रखा है, अगर ये PbO बन गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऐसा बन गया तो भाई क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ क्या हो गया, इसकी ऑक्सीजन निकल गई है। आप एग्जाम्पल कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उससे अपना आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन द एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो भाई जो शाइनी पार्ट था ना, जो शाइनी एलिमेंट था वो कौन सा था, कॉपर मेटल था। जैसे इसको हीट किया गया, ये एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड ही हो गया। ये कैसे रंग का भाई, ब्लैक कलर का है। अगर गैस पूछ लेता था भाई कौन सी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ठीक है। वो आप एक बार देख लीजिएगा, जब आप NCERT खोल लेंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। भाई हम पेंट क्यों लगाते हैं किस चीज़ के, हम अपने घरों के अंदर लकड़ियों के पेंट लगाते हैं, लकड़ियों का अलग बात है, और आयरन को हम अलग चीज़ के लगाते हैं। लकड़ी क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे जो देवड़ वगैरह ना लगे, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ पर दीमक बोलते हैं, ठीक है। तो दीमक ना लगे उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, पेंट लगाते हैं। और लोहे को क्यों लगाते हैं, ताकि उसके जंग ना लगे। जंग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Fe3O4.XH2O। ये क्या भाई, कोरोजन का फॉर्मूला है, यानी कि रस्ट का फार्मूला इसको बोला जा सकता है। तो और ये क्या करता है भाई, कोरोजन से ऐसे कैसे बचा लेगा, तो भाई जैसे ही हमने इसको किसी लोहे की परत के ऊपर लगाया, मान लीजिए ये क्या है, लोहे की परत है, हमने लगा दिया इसके ऊपर पेंट, तो भाई इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना एयर के साथ, वो टूट जाएगा, ठीक है। एयर में मॉइस्चर आएगी, ठीक है, तो पेंट के लग के रह जाएगी ना। तो हमारा क्या होगा, हमारा ये जो आयरन है वो क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा। और भी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं अपने को, जैसे याद आता है हम बचपन में क्या पढ़ते थे, गैल्वेनाइजेशन पढ़ते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था, अलग तरीके से प्लेटिंग करते थे। गैल्वेनाइजेशन में प्लेटिंग करते थे, यहाँ पर क्या करते हैं, एक परत चढ़ाते हैं। अच्छा, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जो आपका फूड आइटम्स होते हैं, जैसे भी आप चिप्स लिया है, लेज लिया है, कुरकुरे लिया है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही क्यों होती है,
भाई बात तो सही है, भरने को तो कुछ भी भर सकते हैं। तो भाई नाइट्रोजन एक तो चीप होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जो खाना होता है ना पैकेट के अंदर, उसको ख़राब होने से, सड़ने से बचाती है। इसको सड़ने को क्या बोला गया, रेंसिड बोला गया है, यानी कि खाने को रेंसिड होने से बचाती है, रेंसिडिटी से बचाती है। खाने के अंदर क्या होता है भाई, ऑयल भी होता है, फैट भी होता है, जो क्या करता है, खाने को जल्दी ख़राब करने का काम करता है और कैसे देता है, एक अनप्लीजेंट यानी कि बदबू देने का काम करता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम भाई, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन गैस एक तो चीप है, दूसरा क्या है, खाने को थोड़ा ठंडा रखने का भी काम करते हैं। अगला तो क्वेश्चन है भाई, कोरोजन और रेंसिडिटी के बीच में फ़र्क पूछा गया है। भाई कोरोजन तो क्या है, अगर किसी मेटल पे, अगर कोई मेटल क्या हो गया है, अगर एक मेटल ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है, किसके कांटेक्ट में आने से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, तो उसको क्या कहेंगे भाई, कोरोजन कहेंगे। जनरली कौन, इसका एग्जांपल क्या रहता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल रहता है। इसमें क्या होता है, आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं कई बार, अपने जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं ना, मतलब पुल वगैरह होते हैं जिनमें लोहे का इस्तेमाल हो, उनको बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इस्तेमाल हो जाते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है भाई, वो कई बार खाना जो होता है ना खुला रह जाता है और एरियल ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में आने के कारण ख़राब टेस्ट और स्मेल देना शुरू कर देता है। इस चीज़ से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कई बार फ्रिज में रखते हैं। हमारे घर में नहीं देखते हैं, अब अचार का नहीं देखते हैं हम सिस्टम। अचार क्या होता है भाई, जैसे हम कैरी ले आए, कच्ची कैरी बोलते हैं उसको, छोटा अनराइप मैंगो बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे हम उस आम को लेके आए, हम उसको काटेंगे, फिर सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसमें तेल डाल के, नमक डाल के, मिर्च डाल के, बाकी मसाले डाल के उसको डब्बे में रख देंगे पकाने के लिए। अब कोई कहेगा कि भाई मैं तो कम नमक खाता हूँ, या नमक ऊपर डाल लूँगा, क्या ज़रूरत है, तेल ऊपर डाल लूँगा, क्या ज़रूरत है। तो भाई जो वो चीज़ें हैं ना, उसको बचाने के लिए वो नमक काम में आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, नमक वगैरह जो अपने मसाले वो हम क्या डालते हैं, अचार के अंदर डालते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और आप इन लेक्चर को देखकर आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी टॉपिक हमारा अब नहीं बचा है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। फिर भी हम कॉन्सेप्ट की एक सीरीज जब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके हम टॉपिक्स को कवर करना शुरू